पहले में हम देखेंगे कि जो लोग दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो कैसा भी डिसीजन लेने से बचें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ओके, तो यही वो समय आपको फायदा उठाएंगे। अभी आप न्यूट्रल होकर के इसे देखेंगे तो 85 जो रैंक है वो भरत जयप्रकाश मीना की है, ये हिंदी माध्यम से है। दूसरा है 89 रैंक है, ये प्रिंस कुमार है, इनका भी ये दूसरा ही अटेम्प्ट था। अधिकतर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिंदी साहित्य है, वो एक हिंदी साहित्य है, तो आप इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोचिंग्स की, और आप बिना कोचिंग्स के भी जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में किया है, क्योंकि यूपीएससी में कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग करना आवश्यक है। यह इसमें यूपीएससी कोई भेदभाव करती है या वास्तव में हमारे ही अंदर कोई कमी है, हमारे ही बैकग्राउंड में कोई कमी है कि कोई भी व्यक्ति आज तक यूपीएससी के इतिहास में 1 या 2 रैंक नहीं ला पाए हैं, कि आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं और आप हीन भावना से भरे हो। तो आप एक बार पूरी तरीका से इस बात का आकलन करके देखें कि आखिर वो लोग क्यों सफल हो गए और हम असफल क्यों रहे। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, जीवन एकांगी नहीं है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अभी तैयारी के लिए सोच रहे हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका मेंस हुआ था लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिनका इंटरव्यू हुआ लेकिन अंततः उनका रिजल्ट नहीं हुआ, 2, 4, 6, 10 मार्क्स की कमी रह गई है। तो आपकी वो जो सिचुएशन है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना आपके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के रिजल्ट के ऊपर। कल आपने देखा कि यूपीएससी ने फाइनल रिजल्ट जारी किया, और उसके बाद से ही सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीवी सभी पर एक न्यूज़ चल रही है कि यूपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी किया और ये लोग सफल अभ्यर्थी हुए। और साथ ही साथ कुछ कोचिंग्स सेंटर भी दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से इतना सिलेक्शन हुआ, हमारी मेहनत अथक प्रयासों की वजह से ये सब हुआ। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, और सबसे पहले मैं जो सफल अभ्यर्थी है उनको बधाई देता हूँ अपनी ओर से, और उनकी मेहनत सफल हुई। और आज हम बात करेंगे इसमें अलग अलग अध्याय के अंदर बात करेंगे, 4 अध्यायों में हम इसे बांट करके देखेंगे, जिसमें पहले में हम बात करेंगे उनके लिए जो अभी नेक्स्ट ईयर या इस साल जो अपियर हो रहे हैं उनके लिए इसमें क्या सीख छुपी हुई है। और हम इसी में नेक्स्ट अध्याय में बात करेंगे अंग्रेजी बनाम हिंदी, यानी कि अंग्रेजी माध्यम बनाम हिंदी माध्यम, और साथ ही साथ हम आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो हम पहले देखते हैं कि जो लोग दावा कर रहे हैं, पहले में हम देखेंगे कि जो लोग दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कि जितना रिजल्ट आया है उसमें से मैंने जो अभी तक देखा है हिंदी माध्यम का लगभग 15 से 18 के करीब रिजल्ट हुआ है। 15 से 18 लोगों का जो रिजल्ट है वो हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। सबसे जो पहली जो रैंक है इसमें हिंदी माध्यम का जो रैंक है इसमें वो है 85 जो रैंक है वो है भरत जयप्रकाश मीना, इनका ये रैंक है। और ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में भी सेलेक्ट थे, और ये ऐसा नहीं है कोई नया सिलेक्शन है। मैं आपको ये सच्चाई बताने जा रहा हूं। जो लोग आपको इसी रिजल्ट के बाद में, ये सबसे बेहतरीन समय है कि नए अभ्यर्थी जो आने वाले हैं उन्हें किस तरीका से अपने इस मकड़ जाल में फंसाना है, क्योंकि ये वो समय है जब भावनात्मक समय है सभी के लिए। जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए भी एक इमोशनल टाइम है, जो लोग असफल रहे हैं अंततः उनके लिए भी एक ऐसा समय है, बहुत इमोशनल समय है। और यही वो समय है जब कोचिंग चला रहे हैं लोग, जो कोचिंग के ऑनर्स हैं, उनके लिए भी एक वो समय है ये कि जल्दी से लोगों को किस तरीका से इस इमोशन में, देखो आपको पता है कि इमोशन एक ऐसा समय है कि जब आपसे कोई भी अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा काम कराया जा सकता है। तो आप डिसीजन जब लेते हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जब आप इमोशनली चार्ज्ड हो तो कैसा भी डिसीजन लेने से बचें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ओके, तो यही वो समय आपको फायदा उठाएंगे। अभी आप न्यूट्रल होकर के इसे देखेंगे तो 85 जो रैंक है वो भरत जयप्रकाश मीना की है, ये हिंदी माध्यम से है। दूसरा है 89 रैंक है, ये प्रिंस कुमार है, इनका भी ये दूसरा ही अटेम्प्ट था। और तो एक जो रैंक है 105वीं वो दिव्या तंवर है, उनका रैंक है, ये भी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में ही सेलेक्ट थी।
उसके बाद आप देखेंगे गगन सिंह मीना, ये इनका 120 रैंक है। ओके, आप देखते रहना इसे। एक है 226, ये है गौरव कुमार त्रिपाठी। और उसके बाद आप देखेंगे 786, ये मनोज कुमार है। फिर है 798, ये मैं आपको बराबर में आप देखेंगे इसे स्क्रीन पे, आपको साथ साथ में डिस्प्ले भी करूंगा, राम शंकर मीना। उसके बाद है 786, ये है मनोज कुमार, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसे। तो ये अभ्यर्थी जो मुझे अभी तक मैंने देखा और जो मुझे मिले हैं, और भी अभ्यर्थी होंगे, आप मुझे इसमें कमेंट करना उनके रैंक के अकॉर्डिंग, मैं देख लूंगा इस लिस्ट में। और तो फ्रेंड्स, यहां मुझे इन्हें बताने का एक उद्देश्य है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पिछले साल में जो भी 2-3 सालों में जो हमने प्रयास किए हैं उसकी वजह से ये रिजल्ट है, तो उसमें कितना सच्चाई है। पहले मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी ओर से कुछ कंट्रीब्यूट करता है, यूपीएससी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है, उन अभ्यर्थियों के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो उसका असर होता है, ये बात तो सही है। लेकिन अगर ये दावा किया जाए कि नहीं इसी की वजह से ये हुआ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये देखने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, ये जो बात है जो कि कह रहे हैं कि हमारी वजह से ये हुआ है, ये निराधार गलत है और इसमें सच्चाई कम है, यानी कि ये अर्ध सत्य है। जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनका भी बहुत सहयोग है। दूसरी बात जो मैं इसी के साथ आपसे करना चाहूंगा वो है कि जो ये लोग सेलेक्ट हुए हैं, अधिकतर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिंदी साहित्य है, वो एक हिंदी साहित्य है। तो आप इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि लोग तो इसे ये कहेंगे, जो इसे सिलेबस बेचेंगे, आपको कोर्स बेचेंगे, कि ये नहीं, वो उनकी वजह से है। लेकिन नहीं, यूपीएससी में आपको पता है कि लोक प्रशासनिक विषय है जिसमें रिजल्ट काफी खराब रहता है और ये उसका रिकॉर्ड है। लेकिन उसका तो कभी कोई दावा नहीं करता कि ये रिजल्ट हमारी वजह से खराब है। नहीं, देखो, यूपीएससी जो भी लिटरेचर्स के सब्जेक्ट्स हैं, उन पर मार्किंग वो करता है। तो इसमें हिंदी साहित्य भी एक सब्जेक्ट है ना। हाँ, हिंदी साहित्य भी एक सब्जेक्ट है, अंग्रेजी साहित्य भी एक सब्जेक्ट है, कन्नड़, कोंकणी, ये सारे क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि लिटरेचर्स हैं। तो इनमें भी अच्छी मार्किंग्स होती है। तो ऐसा ना सोचें कि वो लोग, देखो, उनके पास में एक रीच आउट है, वो आप तक, आपके गली कूचे तक, आपके घर तक पहुंच जाएंगे और आपको बरगला देंगे। तो जो भी डिसीजन लेना है वो आप ये देख करके ना लें कि इन लोगों का जो हिंदी साहित्य है तो ये इनकी वजह से है हिंदी साहित्य। नहीं, अगर आपकी रुचि है तो आप वो सब्जेक्ट लें। बाकी तो मेरा एक पूरा सीरीज है इसमें, एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, आप वो सीरीज देखें और सोचें कि क्या आपको अपना अभी ऑप्शनल जो है वो चेंज करना है या फिर उसी के साथ आपको जाना है। तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट भाग पर आते हैं। और हम देखते हैं कि आपके लिए इसमें क्या सीख छुपी हुई है, आप इससे क्या समझेंगे। आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको इससे क्या सीख लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको लोग बता रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि 12th के बाद में आप यूपीएससी की तैयारी करें। ऐसा देखें ना आपने कि 12th के बाद में ही आप ये बात गलत है और आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। 12th के बाद में आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करें और कोशिश करें कि आप जेएनयू, डीयू के किसी भी कॉलेज से या फिर जो भी भारत की एक बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनसे आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। उसके बाद में आप यूपीएससी के विषय में सोचें कि मुझे अब यूपीएससी देना है तो मैं अब यूपीएससी की तैयारी करूं। वैसे तो अगर आप ये यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोचिंग्स की, और आप बिना कोचिंग्स के भी जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में किया है, क्योंकि यूपीएससी में कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग करना आवश्यक है। यूपीएससी के सिलेबस में, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, आप देखेंगे एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, आप वहां जाकर के देखेंगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि एक सामान्य जानकारी का व्यक्ति, सामान्य नॉलेज जिसे है, एक ग्रेजुएट व्यक्ति उन्हें चाहिए, जो कि उसे नॉलेज चाहिए क्या, ग्रेजुएशन से थोड़ा ज्यादा, ऑनर्स लेवल से थोड़ा कम, इस बीच की नॉलेज आपको चाहिए। तो आप अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से करें, उसके बाद में ही आप यूपीएससी में अपियर हो। 12th के बाद में आप यूपीएससी की तैयारी ना करें। ये ना सोचें कि मेरे पास ये 3 साल है और मैं ये कर लूंगा। अगर आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ रहे हैं और आप सिर्फ एक सामान्य ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये आपके पास में एक विकल्प है कि आप ये कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए सीख यही है इसमें कि आप जल्दीबाजी ना करें और
जो अपनी जो पढ़ाई है उसे ग्रेजुएशन को अच्छी यूनिवर्सिटी से करें। कोशिश करें कि आप जेएनयू या डीयू के किसी कॉलेज से या कोई और जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज है उनसे आप अपनी जो है ये करें। अब बात आती है अंग्रेजी बनाम हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम बनाम हिंदी मीडियम, या हिंदी मीडियम में कहूं या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की भी हम साथ साथ बात करते हैं। अभी तो ये देखा है कि रिजल्ट आया है, तो इसमें अभी ज्यादा आपको पता चलेगा नहीं जब तक यूपीएससी अपना जारी नहीं करेगा, बताएगा नहीं कि कितने कितने स्टूडेंट्स किसके सफल हुए, किस मीडियम से सफल हुए हैं। लेकिन हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि जिन लोगों को हम जानते हैं या प्रीवियस ईयर में जिनका हमने देखा है कि भाई ये इस मीडियम से है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो ये सारा डेटा है हमारे पास में, ये हमने देखा है। अंग्रेजी मीडियम के और हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है, आपने उसके अंदर गैप देखा है कितना है। हिंदी मीडियम के मात्र ये 20-25 लोग जो है, लास्ट भी जब आएगा पूरा डेटा तो 20-25 लोग आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो ये कोई बहुत ज्यादा महान रिजल्ट नहीं है जो लोग छाप रहे हैं, जिनके लिए उनका आपने थंबनेल देखे होंगे कि उनके अथक प्रयास से ये सब हुआ है। 54+ सिलेक्शन हुए, कहां पे है वो 54+ सिलेक्शन, और कौन से नए सिलेक्शन हुए ये भी तो मुझे बताएं। अभी जितने भी लोग मैंने आपको बताए हैं ये सारे कौन से लोग हैं? इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका पहली बार में सिलेक्शन हुआ है या जो पिछली बार सिलेक्ट नहीं था। तो आप उन लोगों का भी नाम मुझे भेजें जो अभी की बार सेलेक्ट हुए हैं। अब की बार कितने लोग सेलेक्ट हुए? तो यहां पर आपकी जो हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में ये अंतर है कि अंग्रेजी मीडियम में जो लोग हैं वो अधिकतर आपको न्यू कवर दिखेंगे, नए नए लोग आपको सेलेक्ट होते हुए दिखेंगे। और हिंदी मीडियम के जो लोग हैं वो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए जिन्होंने दोबारा से ये एग्जाम दिया था, उनको आपको रिजल्ट दिखेगा यहाँ पर। समझ गए आप? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। और अंग्रेजी मीडियम का जो रिजल्ट है वो ज्यादा है। तो यहां दो बातें आपके जहन में आ सकती हैं जो कि सामान्यतः है कि पहला कि सर क्या मैं अपना मीडियम चेंज कर लूं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं और इंग्लिश मीडियम के रिजल्ट ज्यादा हो रहे हैं, या मैं किसी और मीडियम से हूं, तो क्या मैं अपना जो है मीडियम चेंज कर लूं? तो इसके लिए पूरी एक प्लेलिस्ट है मेरी, एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी। मैंने वहां पर बताया है कि आप मीडियम चेंज करें या ना करें, उसको पूरी वीडियो को आप देखें और उसके बाद में आप डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि आपको चेंज करना है नहीं करना। मैंने आपको एक निष्पक्ष तरीके से बताने का वहां प्रयास किया है, और निष्पक्ष जो भी है यहाँ सब निष्पक्ष है, क्योंकि यहाँ पे कोई पेड कोर्सेज नहीं है, ना ही मुझे किसी तरीका से ये है कि भाई आप मेरे कोई पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे या किसी तरीका से नहीं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको अवेयर कर सकूं। आपके साथ में अगर आप जागरूक हो जाते हैं तो जो आप ये जो ट्रैप है ना, जिसे मैं कहता हूं हनी ट्रैप है ये, तो ये जो ट्रैप है इससे आप बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि ये जो ट्रैप है आप इसमें आज फंस जाएंगे, लेकिन 2 महीना या 3 महीना के बाद में आप रियलाइज करेंगे कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया था। उस टाइम पर जब रिजल्ट आया था तो मैं भी भावनाओं में बह गया था और ऑनलाइन मैंने 1.5 लाख रुपए का कोर्स खरीद लिया था। तो इससे आप बचें। और कैसे बच सकते हैं? वो एक जागरूकता ही उसका एक माध्यम है कि आप बचें अपने इन सभी बातों से। तो ये जो हिंदी माध्यम बनाम अंग्रेजी माध्यम है, इस ट्रैप में भी आप ना फंसे कि उनका इतना रिजल्ट क्यों हो रहा है। क्योंकि वैसे तो मैंने इस पर बड़ी विस्तृत चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं मैं एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी सीरीज में, कि आखिर अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके सिलेक्शन में इतना क्यों डिफरेंस है। और हमने उसमें अलग अलग एंगल से बातें की थी कि क्या यूपीएससी की कोई गलती है इसमें, यूपीएससी कोई भेदभाव करती है, या वास्तव में हमारे ही अंदर कोई कमी है, हमारे ही बैकग्राउंड में कोई कमी है कि कोई भी व्यक्ति आज तक यूपीएससी के इतिहास में 1 या 2 रैंक नहीं ला पाया है। पहली रैंक पे हिंदी मीडियम को कोई सेलेक्ट नहीं, और हिंदी मीडियम ही नहीं अन्य क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उनके साथ भी कोई सेलेक्ट नहीं है। तो ये भी हमें देखना होगा कि ऐसा है क्यों। तो उसको आप पूरी वीडियो को जाकर के देखेंगे और आपको ये हिंदी बनाम अंग्रेजी मीडियम चेंज करना ऐसा है क्यों, ये सारी बातें। अब हम आते हैं पॉइंट पर आते हैं। रिजल्ट आने के बाद में कुछ लोग हीन भावना से भर जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस कारण से कि उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं, और इस कारण से वो हीन भावना से भर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक बात कहूंगा कि अगर आप इस तरीका से अगर आपके मन में किसी प्रकार से इस तरीका से डाउट आता है कि मैं असफल रहा हूं और किसी कारण से, और ये लोग को मैं है तो वो सब बराबर ही, आपको पता है जो लोग यूपीएससी देते हैं, मेहनत करते हैं, प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू देते हैं, और जो लोग सफल होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, उनके नॉलेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो एकांगी नहीं है कि हम एक तरीका से उसकी व्याख्या कर दें। अगर हम उसकी एकांगी व्याख्या करते हैं तो वो व्याख्या उतनी ही असत्य हो जाती है तुरंत जितनी हम उसे सत्य करने का प्रयास करते हैं।
क्योंकि जीवन क्या है, बहुअंगी है। आप में और उनमें शायद असफलता में हजारों कारण हो सकते हैं। आपकी उस टाइम पे कोई सिचुएशन खराब रही हो, हेल्थ का कोई इशू आ गया हो, फैमिली में कोई इशू आ गया हो, और कोई ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो हम जानते नहीं, हम देख नहीं पाते, वो भी कारण हो सकते हैं कि आप किसी कारण से असफल रहे हैं। तो आप ये लेकर के डिमोटिवेट ना हो कि मैं असफल रह गया और वो लोग सफल हो गए। नहीं, आप अगेन आप दोबारा से मेहनत करें और आप निश्चित सफल होंगे। ये मेरी आपके साथ में शुभकामना है। अब मैं ऐसे लोगों से बात करूंगा जो लोग किसी कारण से अटेम्प्ट उनके खत्म हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि अब हम असफल रहे हैं, और हम असफल होने के कारण अब जो रिजल्ट आया है ये उन लोगों से मन में कहीं ना कहीं एक दुख तो होता ही है। क्योंकि ये दुख मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपने सुना है कि जिसके पैर न फिटी बिबाई वो का जाने पीर पर आई। क्योंकि जब तक आप उस दर्द से नहीं गुजरते हैं तब तक आप उस दर्द का एहसास नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसे लोग अलग अलग तरीका से देखेंगे। आपकी असफलता और आपकी सफलता को दोनों को परसीव करने वाले जो लोग हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीका से उसे परसीव कर रहे हैं। लेकिन आप जो हैं उसे अलग तरीका से देख रहे होंगे अन्य लोगों की अपेक्षा। तो अगर आप ऐसे हैं कि आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं और आप हीन भावना से भरे हो, तो आप एक बार पूरी तरीका से इस बात का आकलन करके देखें कि आखिर वो लोग क्यों सफल हो गए और हम असफल क्यों रहे। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, जीवन एकांगी नहीं है, जीवन बहुअंगी है, और उसका आकलन भी हमें उसी तरीका से करना चाहिए। क्या आपकी पारिवारिक कंडीशन ऐसी थी कि आप नहीं कर पाए, या कोई हेल्थ इश्यूज ऐसे थे आपके जो नहीं आप कर पाए, या और भी कुछ ही तरीका से आपका फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार का है, आपका एजुकेशनल किस तरीका से हुआ है, आपकी जो पूरी पढ़ाई है ये किस तरीका से। और ऐसे भी लोग होंगे जिनका सब कुछ सही है लेकिन अंततः वो सफल नहीं हो पाते, है ना। हाँ, अगर ऐसे भी लोग हैं तो उनके भी लिए मैं यही कहूंगा कि हर चीज आप मुकम्मल नहीं कर सकते, हर चीज आप मुकम्मल हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ हमें प्रकृति के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। और अंततः आप सब कुछ क्यों करते हैं, हम सब कुछ करते क्यों हैं, हम बड़े बड़े काम भी क्यों करते हैं, क्योंकि अंततः हमारा एक ही मोटिव है और वो है हम खुश रहें। किसी भी तरीका से हम खुश रहें, और खुश रहने के लिए हम जगह ये अलग अलग तरीका के हम ढूंढते हैं कि आईएएस बन जाएंगे तो खुश रहेंगे, या हम ये कर लेंगे तो हम खुश रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं यही कहूंगा कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं आप खुश रहें, क्योंकि खुश रहना सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुश रहना हमारी आदत है। तो आप इन सभी सिचुएशंस को अपने साथ लगाएं और अपना आकलन करें, और उसके बाद में आपको इस बात का भी एहसास होगा कि नहीं, जो लोग सफल हुए हैं उनके साथ ये सिचुएशंस थी और मेरे साथ ये थी। तो आपको जो है एक अलग तरीका का एक दृष्टिकोण यहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके आखिरी चरण में पहुंचते हैं और हम यहाँ बात करेंगे कि हमारा आगे की राह क्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे हैं, दो तीन तरीका के यहाँ पे विद्यार्थी हो सकते हैं। पहले ऐसे हो सकते हैं जो प्रीलिम्स में ही डिस्क्वालीफाई हुए हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अभी तैयारी के लिए सोच रहे हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका मेंस हुआ था लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिनका इंटरव्यू हुआ लेकिन अंततः उनका रिजल्ट नहीं हुआ। तो मैं पहले बच्चे से शुरुआत करता हूं कि जो अभी सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी रिजल्ट आया है और लोगों के पास में रीच आउट है, वो आपके घर तक, आपके मोबाइल तक, आपके गली कूचे तक पहुंचने वाले हैं। अभी आप डिसीजन ना लें, इस बात का बिल्कुल भी डिसीजन ना लें आप कि मुझे अभी कोई भी कोर्स करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप तैयारी की सोच रहे हैं तो इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, उसके सारे लेक्चर्स आप 1 बाय 1 करके आप देखें, और शायद 10-11 लेक्चर्स उसके अंदर हैं। तो एक दिन इसके साथ आप लगाएं, कुछ भी डिसीजन लें। मैं इसके आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप क्या करें, वो आप स्वतंत्र है इसके लिए, लेकिन मैं पहली बार आपको ये बात बोल रहा हूं कि आप पहले वो सीरीज देख लें, उसके बाद आप डिसीजन लें। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 12th किए हैं और घर के उनके साथ कहेंगे नहीं 12th के बाद आईएएस की तैयारी शुरू करो, तो वो भी आप देख लेना। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया है कि आप तैयारी ना करें, आप अपनी यूनिवर्सिटी पे, अपने ग्रेजुएशन पे ध्यान दें, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। अभी आईएएस के विषय में कुछ नहीं सोचना है। आप जो भी आपको नीट, आईआईटी जो करना है वो आप वो करें। आईएएस के अभी आप बिल्कुल भी इसके नजदीक ना आए, आपको अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से करना है, ठीक है। अब आते हैं हम उन लोगों पर कि जो प्रीलिम्स से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो उनके लिए क्या, उन्हें क्या करना है। फ्रेंड्स, आप प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो अब दोबारा सब देख रहे हैं 28 का प्रीलिम्स आ रहा है, आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो आपने अपनी तैयारी की ही होगी। लेकिन आप 28 के बाद में जो भी सिचुएशन रहती है मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी आप अपना एग्जाम दें। और अब हम देखेंगे कि जो लोग
प्रीलिम्स अभी देने जा रहे हैं या नेक्स्ट ईयर का जो सोच रहे हैं उन लोगों के विषय में। तो फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने कहीं से अगर कुछ खरीद लिया है तो भी, अगर नहीं खरीदा है कोई सिलेबस तो भी आप इस चैनल के साथ जुड़े। इस चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे वो स्ट्रेटजी की वीडियो हो जो मैंने बनाई है एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी के प्लेलिस्ट के अंदर, या जो भी मैं आगे लेकर के आ रहा हूं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारा 100% सिलेबस कवर कराया जाएगा जो कि 360 दिन के अंदर कराया जाएगा। इससे बाहर नहीं आया है, नहीं आएगा, न भूतो न भविष्यति, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और आपसे भी इसी को मैं बता रहा हूं। तो आप ये चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके लिए वरदान है और पूरी तरीका से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी तैयारी यहाँ पे फ्री कराऊंगा मैं। तो आपके लिए तो यही है कि ये चैनल आप सब्सक्राइब करें और इसके साथ आप चलें। जितना मैं बता रहा हूं, जिस तरीका से बता रहा हूं उसी तरीका से आप करते हुए चलेंगे। अब मैं उन लोगों की बात करूंगा कि जो मेंस में कॉल हुआ था लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। फ्रेंड्स आप ऑलरेडी जागरूक हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी है, तो आप जो तैयारी आपने की है उस तैयारी को लेकर के जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जिनसे आपने गाइडेंस लिया पिछली साल जब आपने एग्जाम दिया था, और नई नई टेस्ट सीरीज, यानी कि जो भी टेस्ट सीरीज आप टेस्ट सीरीज लगाएं, अपने जो शिक्षक हैं उनसे मिलें और उन्हीं के गाइडेंस में रहते हुए आप अपनी जो जर्नी है उसमें कहां आपकी कमी रह गई थी उसे आप पूरा करेंगे। ठीक है, और मेरे साथ यहाँ जुड़े रहेंगे, हम आपस में बात करेंगे और जो भी आपकी जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी वो मैं अपनी ओर से करने का प्रयास करूंगा। अब वो लोगों की मैं बात करता हूं जो लोग मेंस में, यानी कि जो कल रिजल्ट हुआ है उसमें सफल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप जो आपकी तैयारी थी, कहीं ना कहीं आपको मैं कहता हूं कि आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है, बस अंतर यहां है कि आपकी कोई सिचुएशन ऐसी रहा है कि जो उस टाइम पर जब आपका इंटरव्यू हुआ हो या जब आपके मेंस एग्जाम हुए हैं किसी प्रकार से आपके कुछ मार्क्स की कमी रह गई है, 2, 4, 6, 10 मार्क्स की कमी रह गई है, तो आपकी वो जो सिचुएशन है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना आपके कंट्रोल में है, ना मेरे कंट्रोल में है, ना किसी के कंट्रोल में, वो सब भगवान के ही कंट्रोल में है। तो आपने जो तैयारी की है सिर्फ आप अपनी उसी तैयारी पर बिना विचलित हुए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है एग्जाम अब 1 साल का ही पूरा पीरियड लगता है उसमें, तो ये जितना भी टाइम है उसमें अपने आप को सजग रहते हुए अपनी तैयारी को उसी तरीका से बना करके रखना है, अपने हौसले को टूटने नहीं देना है और लगातार उस पर काम करना है। आपका रिजल्ट निश्चित होगा, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं और ऐसी मेरी विशेष है। मैं परमात्मा से ये प्रेयर करूंगा कि आपका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर अवश्य हो। तो फ्रेंड्स ये हमने बातें की, मैंने ये सीरीज बनाई कि आप किस प्रकार से अपने आप को जागरूक रहें। का ये लास्ट भाग है कोचिंग माफिया, तो हम इसमें बात करेंगे, इसका लास्ट भाग है कोचिंग माफिया। तो हम यहां बात करेंगे कि किस प्रकार से जब रिजल्ट आता है तो जितना भी कोचिंग आप देखते होंगे ऑनलाइन, जो यूट्यूब पर आप देखते होंगे, ऑफलाइन देखते होंगे, सबके बैनर्स पर वही 4-6 फोटो आपको लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। यानी कि जो टॉपर्स है 4-5 जो शुरू के हैं वो प्लस 10, 12, 14 जो भी हैं उनके फोटोज आपको लगभग हर बैनर पर दिखाई पड़ जाएंगे। क्या वो व्यक्ति जो टॉपर है, क्या वो इतने लोगों से पढ़ा? इसके अंदर कितनी सच्चाई है? आप लॉजिक है, आपके अंदर भी तो लॉजिक है ना, आप भी तो एक रैशनल पर्सन है। तो आप सोचें इस बात को कि एक ही व्यक्ति, और ये सारे व्यक्ति यही हैं, हर व्यक्ति के बैनर पे कैसे दिख रहे हैं? हर व्यक्ति उनका इंटरव्यू दिखा रहा है आपको, और इंटरव्यू जो होते हैं वो आपको दिखा रहे हैं, और नहीं दिखा रहे हैं तो अपने बैनर पे आप उनको दिखा रहे हैं, या आपको बीच में उन्हें बुला करके आपसे कहला देंगे कि हाँ यहां से सहयोग मिला। इस तरीका की बातों में ना पड़े, किसी के चेहरे पे ना जाएं, उन लोगों के पीछे की मेहनत आप पहचानें जो लोगों ने संघर्ष करके ये सफलता अर्जित की। उनके माँ बाप हैं, उन्होंने किस प्रकार से, उनके गार्जियंस जो है उन्होंने किस प्रकार से उनके साथ मेहनत की है, ये उसका परिणाम है। आप भी अगर यही करते हैं तो आपका रिजल्ट भी निश्चित होगा। 100 नहीं 110% आपका रिजल्ट होने वाला है फ्रेंड्स। तो ये कोचिंग माफिया है, इसके चक्कर में ना पड़े और ये बैनर्स और ये यूट्यूब पर जो थंबनेल और ये सब कुछ देख करके प्रभावित ना हो और कोई भी पेड कोर्स ना खरीदें। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि अगर आप फ्री में चाहते हैं कि नहीं, मैं आपके पास में फ्री का कोर्स हो, पेड कोर्स से भी ज्यादा बेहतर और डेडिकेशन के साथ हो, तो ये चैनल है यूपीएससी विद प्रताप। आप इसे सहयोग करें, इसे सब्सक्राइब करें और हम सब यूपीएससी एस्पायरेंट, हिंदी मीडियम के यूपीएससी एस्पायरेंट मिलकर के एक तैयारी करेंगे। और नेक्स्ट जो ये तो बोल रहे हैं ना कि हमने तो भाई हमारी अथक प्रयास से, और रिजल्ट वही है। आप खुद देख लेना कि कितने लोग जो हैं अब नए हैं, ये जो 54+ सिलेक्शन बता रहे कहां है वो मेरिट में, लिस्ट है ना आपके सामने, वो देख लेना। तो ये झूठ के चक्कर में ना पड़े, ये सब माया जाल है।
इमोशनल होकर के एडमिशन ना लें और एक रैशनल इंसान बने, क्योंकि तुम यूपीएससी देने जा रहे हो ना, और आप आईएएस बनने जा रहे हो। आप भी अगर इस तरीके के जाल में फंसेंगे तो कैसे आपसे उम्मीद करी जाए कि आप आईएएस बनेंगे। आपने इन बातों को बड़े ध्यान से सुना है और इसका उद्देश्य यही था कि मैं आपको जागरूक करूं, और जो लोग इसके बाद में डिमोटिवेट हो गए हैं उनको कुछ अपनी ओर से मैं कुछ मोटिवेट कर सकूं, रियल बातें बता करके मोटिवेट कर सकूं। जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं या जो तैयारी के सोच रहे हैं, उन्हें हम किस तरीके से एक सही डायरेक्शन पर डालें, बिना किसी मोटिव के कि मेरा कोई इसमें ऐसा पेड वगैरह का नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उसमें किसी भी लाभ की वजह से मैं आपको ये सब कर रहा हूं, नहीं। एक यूपीएससी हिंदी माध्यम के जो दर्द है उसको पहचान करके कि जो मैंने भी सहा है उसे देख करके मैं आपको ये सब कुछ कर रहा हूं। फ्रेंड्स, मेरी बातों को आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।